सभी को राम राम। मैं BS कुमार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने फोटोग्राफी के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने विस्तार से भी पढ़ाई की थी और उसके MCQ भी हमने क्लियर किए थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के भूमिका के बारे में। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को दबा दें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मेरा उत्साह बना रहता है, तो मुझे लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसका किसको फ़ायदा हो रहा है और ये किसी को अच्छी वीडियो लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो हाँ, जो ये प्रागैतिहासिक कला का अध्याय है ये हमारा बड़ा अध्याय है, तो इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे, सीधा ही एक भाग में हम इसको नहीं पढ़ेंगे। आज हम इसकी छोटी सी सिर्फ भूमिका पढ़ते हैं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, छोटा वीडियो बनेगा, 5-7 मिनट का ही वीडियो रहेगा, पर इसमें आज सिर्फ हम इसकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मध्य प्रदेश में जितने भी इसके प्रमुख केंद्र हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे भीमबेटका है, होशंगाबाद है, आपका सिहनपुर है, मंसूरी है, पहाड़गढ़ है। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि वहाँ पे कितनी गुफाएं हैं, कि कितनी कितनी दूरी पे कौन कौन सा स्थान है, तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो तीसरी वीडियो हमारी होगी, उसमें हम उत्तर प्रदेश और बिहार और दक्षिण भारत के जितने भी आपके केंद्र है, मिर्ज़ापुर है, मानिकपुर है, जितने भी है वो हम सारे लास्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए, ठीक है, चैनल के साथ जरूर आप बने रहें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में इंफॉर्मेशन जरूर कुछ ना कुछ मिलती है, तो ताकि आप जो है ना उस इंफॉर्मेशन से चूक ना जाए। तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, पर इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो भारतीय प्रागैतिहासिक कला के केंद्रों के भूमिका के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल जो है वो कब से शुरू हुआ है, कैसे कैसे इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो वो भूमिका आज हम इसकी पढ़ेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय प्रागैतिहासिक कला एवं उसके केंद्र की भूमिका के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। कला और मानव का घनिष्ठ संबंध है। मानव ने जब सर्वप्रथम अपने नेत्र खोले होंगे तो अपने चारों ओर के वातावरण को देखकर आनंदित और आश्चर्यचकित हुआ होगा और अपने चारों ओर की प्रकृति से प्रेरणा लेकर उसने आत्माभिव्यक्ति चित्रों के रूप में की। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जब से भी मानव ने धरती पर जन्म लिया है तब से जब से उसने जो है वो वातावरण को देखा है, नेचर को देखा है, तो नेचर को देखकर उसको बहुत आनंद आया होगा, वो आश्चर्यचकित हुआ होगा कि इस तरह से जो है ये चीज़ भगवान ने क्या बनाई है, कितना सुंदर ये जो है वो वातावरण है, कितना अच्छा है। आप उसने फूल पौधे देखे होंगे, उसने पेड़ देखे होंगे, उसमें पशु पक्षी देखे होंगे, तो हर चीज़ जो है वो प्राकृतिक चीज़ भगवान के द्वारा जो भी बनाई गई है बहुत सुंदर है। उसको देख करके मानव जो है वो आनंदित हो गया होगा और वो सभी चीज़ कला है, क्योंकि कला के बिना जीवन नहीं है। ये तो किसी विद्वान ने भी कहा है कि कला ही जीवन है, तो उसके बिना जीवन संभव नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में मानव वर्षा, शीत, गर्मी तथा भयंकर जीवों से अपनी रक्षा के लिए गुफाओं में रहते थे। तो प्रागैतिहासिक काल का मानव कहाँ रहता था, ये प्रश्न आता है। तो वो रहता था गुफाओं में। और क्यों रहता था? क्योंकि वर्षा से, सर्दी से, गर्मी से और बड़े बड़े भयंकर जीव जानवर जो थे उनसे अपनी रक्षा करने के लिए ये जो मानव है वो पहले गुफाओं में रहते थे। आत्म रक्षा और शिकार के लिए लकड़ी व पत्थर के हथियार बनाते थे। तो ये हथियार की चीज़ के बनाते थे, लकड़ी और पत्थर के, अपने आप को बचाने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए ये जो है पत्थर के जो है वो हथियार बनाते थे। स्मरण करने के लिए हमें बताया गया है कि भारत में सर्वप्रथम ब्रेसफुट नामक विद्वान ने
पाषाण युग के औजारों की खोज मद्रास के निकट पल्लावरम नामक स्थान पर की थी। तो औजारों की खोज मद्रास के पल्लावरम में सबसे पहले हुई थी और ब्रासफुट नामक जो विद्वान थे इन्होंने इसकी खोज की थी। तो ये पत्थरों के हथियार जो है बनाते थे तथा अपनी उदर क्षुधा की पूर्ति के लिए। उदर क्षुधा क्या होती है जी? उदर होता है पेट और क्षुधा होती है भूख। तो भूख की जो है ना तृप्ति के लिए क्या करते थे? पशुओं का आखेट करते थे। आखेट होता है शिकार। तो पशुओं का शिकार करते थे अपनी भूख मिटाने के लिए। जो मांसाहारी है, अभी भी हम लोग मांसाहारी ही है क्योंकि अब तो हम अनाज ही उगा रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग मांसाहार करते हैं। तो ये प्रागैतिहासिक काल से या प्राचीन काल से चलती आ रही प्रथा है। इन्हीं सब क्रियाकलापों की भावना उसके हृदय में अंकित रहती थी। वो जब भी वो शिकार खेलता था तो जब वो कार्य करते थे, आखेट करते थे, छुप छुप के जो शिकार करने जाते थे, तो वो सभी जो उसका दृश्य था, वो उसकी भावनाओं का जो उसका दृश्य था, वो उसके हृदय में अंकित होता था कि हम कैसे कैसे जाते हैं। और आपने प्रागैतिहासिक काल के चित्र देखे होंगे, उसमें दिखा रखा है जानवर को मारते हुए, घेरते हुए, भाला उठाते हुए, या उसमें जो ना वो भाले पत्थर मारते हुए, उसको उसमें तीर मारते हुए, इस तरह के चित्र इन्होंने पहले बना रखे हैं। तो मानव ने इन्हीं भावनाओं की सरल व सरस अभिव्यक्ति तुलिका के माध्यम से खुदरी चट्टानों, गुफाओं की दीवारों तथा फर्श पर चित्रों के रूप में अंकित कर दी। तो मैं यही बता रहा था ना कि इन्होंने इन भावनाओं को जैसे जैसे ये शिकार वगैरह करते थे, तो वैसे वैसे जो इन्होंने जहाँ पे भी साफ चट्टान होती थी वहाँ पे इन्होंने जो ना गुफाओं की दीवारों पे और चट्टानों पे जो है इन चित्रों को बनाया, उन चित्रों को अंकित करना शुरू कर दिया था। इस समय मनुष्य ने विशेष रूप से पाषाण, लकड़ी तथा मिट्टी का ही प्रयोग किया था। तो इस समय मनुष्य ने प्रयोग किस काम के लिए किया था? सिर्फ मिट्टी और लकड़ी का ही प्रयोग अपने यूज के लिए जो इन्होंने किया था। अतः इस काल को विद्वानों ने पाषाण युग के नाम से पुकारा। अब पाषाण युग क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ही प्रयोग अभी तक जानते थे और किसी चीज का प्रयोग ये नहीं जानते थे। तो इस काल को इन्होंने जो पाषाण काल नाम दिया। मानव प्रगति के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो जो पाषाण काल है उसको भी आगे 3 भागों में विभाजित किया है। तो ये भाग आप लिख लें, अच्छे से नोट कर लें, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, इसका क्या काल था? तो 30,000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व तक जो है इसका काल माना गया, इसको इस काल में रखा गया है। मध्यम पाषाण काल, मध्यम पाषाण काल है 25,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है मध्यम पाषाण काल। और तीसरा उत्तर पाषाण काल जो है वो माना जाता है 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व तक जो है वो उत्तर पाषाण काल माना जाता है। ये तीनों काल जो है वो आपने लिख लेने हैं, अच्छे से नोट कर लेने हैं। ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ये प्रश्न जरूर आता है। यहाँ में स्मरण के लिए बताया गया है कि पूर्व पाषाण काल में मानव जहाँ केवल पत्थर, लकड़ी और हड्डी के मोटे और भद्दे औजार बनाते थे, मतलब मोटे मोटे भी होते थे और भद्दे में बड़े, कोई सफाई नहीं उसमें होती थी, गंदे से औजार होते थे। वहीं मध्यम पाषाण युग में औजारों में अधिक सुडौलता व ज्यामितीय रूप प्रदान करने में सफल हुए। जब तक मध्य पाषाण काल आ गया था, मतलब कि 25,000 ईस्वी से लेकर के 10,000 ईस्वी के बीच में जो है इन्होंने फिर औजारों को सुधार करना उन्होंने ठीक कर दिया था, औजारों को सुंदर बनाना ठीक कर दिया था और ज्यामितिक रचनाएं उसमें दी थी। जैसे मतलब तीखा आगे से बना दिया था, जैसे तीर भाला जो है ना वो तीखा आगे से कर दिया था, या उसके साथ और कोई भी औजार जो बनाया था वो उसमें ज्यामितीय रूप जो उसको दे दिया था। मध्यम पाषाण काल में मानव मिट्टी के बर्तन भी बनाने
लगा था। तो मिट्टी के बर्तन भी बना रहे थे ये मध्यम पाषाण काल में आते आते। उत्तर पाषाण काल में यह कृषि व पशुपालन जैसे धंधों को अपनाने लगा। और जब तक उत्तर पाषाण काल आ गया तब तक ये कृषि भी कर रहा था और पशुपालन का धंधा भी अपनाने लगा था, उन्होंने शुरू कर दिया था इन्होंने। तथा बर्तन भांडों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया था। और उस वक्त जब ये पशुओं को पालते थे या कृषि करते थे तो अनाज वगैरह या पशुओं से दूध वगैरह जो निकालते थे वो जो है बर्तन में रखना पड़ता था, तो बर्तन का भी प्रयोग करना इन्होंने आरंभ कर दिया था। तो ये भी आपने अच्छे से नोट कर लेना। हम यहाँ तक पढ़ा था हमने पूर्व पाषाण काल के जो है वो ईयर कौन कौन से कहाँ से कहाँ तक था। ये प्रागैतिहासिक काल के मानव की चित्रकला में भारत के अनेक स्थानों पर रोचक उदाहरण प्राप्त हुए हैं। तो चित्रकला के जो है बहुत सारे रोचक जो है और अच्छे उदाहरण जो है वो प्राप्त हुए हैं भारतीय चित्रकला के प्रागैतिहासिक काल में। इन उदाहरणों से काल के चित्रकला के विकास क्रम का ही ज्ञान नहीं होता। अब इनके जो चित्रकला है उससे विकास का ही पता नहीं चलता है कि विकास कितना हुआ था, वही ज्ञान नहीं होता है, बल्कि यदि मानव की जीवन शैली, व्यवहार, रुचि तथा अरुचियों का भी पता चलता है। तो उस काल का चित्रकला का ही ज्ञान नहीं चलता कि ये चित्रकला करते थे, बल्कि ये भी पता चलता है कि मानव का जो जीवन है उसमें क्या शैलियाँ थी, कैसा उनका व्यवहार था, किस चीज़ में उनकी अधिक रुचि थी, किस चीज़ में उनकी रुचि नहीं थी, ये भी चित्रकला से जो है वो हमें पता चलता है। क्षेत्र के आधार पर प्राप्त चित्रों की प्रमुख गुफाएं निम्न प्रकार से है। तो क्षेत्रों के आधार पर बांटी गई है, मैंने इस वीडियो के शुरू में ही आपको कहा था क्षेत्रों के आधार पर जो बांटी गई है गुफाएं, तो वो हम जो नेक्स्ट वीडियो में इसमें पढ़ेंगे। मैंने बताया कि 3 भागों में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्र, जिसमें कि पंचमढ़ी है, भीमबेटका है, होशंगाबाद है, सीहनपुर है, मंदसौर है, पहाड़गंज। इतने जो है हम केंद्र जो मध्य प्रदेश में आते हैं वो सारे ही हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी को दबा दें, ऑल पर क्लिक करें ताकि और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।